बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ बीनर सलीम और आप सब लोगों को मैं खुशामदीद कहती हूँ न्यू टेलीविज़न की खुसूसी ट्रांसमिशन में, जो कि आप पिछले बहुत से दिनों से देख रहे हैं सिर्फ इस वजह से क्योंकि पाकिस्तान के अंदर सियासी सूरत हाल इस वक्त उसका दर्जा हरारत बहुत ज़्यादा गर्म है। लेकिन अगर मैं आज की स्पेसिफिकली बात करूँ तो आज स्पेसिफिकली जो है सबसे बड़ी खबर ये है कि वो तहरीक अदम एतमाद जिसका सिर्फ शोर नेशनल असेंबली में हो रहा था, वो तहरीक अदम एतमाद जो कि सिर्फ और सिर्फ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के खिलाफ लाई गई और उस बारे में चर्चा हो रही थी कि ये ऊंट किस करवट बैठेगा। अब उसमें ये डेवलपमेंट आई है कि तहरीक अदम एतमाद अब उस्मान बुज़दार यानी सीएम पंजाब के हवाले से पंजाब में आज उन्होंने प्रेजेंट कर दी है। राना मशहूद साहब थे, समीउल्लाह खान साहब थे, PMLN के बहुत सीनियर मेंबर्स वहाँ पर मौजूद थे। बाकी तो जाहिर बात है आप जानते हैं कि लॉन्ग मार्च के साथ हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हसन मुर्तज़ा साहब भी वहाँ पर मौजूद थे। ये सबसे बड़ी खबर है और अपेरेंटली 160+ जो है मेंबर्स उनके साथ मौजूद हैं। अगर मैं पंजाब की बात करूँ, देखा जाए पोलिटिकली तो दिस इज़ अ वेरी ईजी टारगेट, एक आसान हदफ है क्योंकि आपको ऑब्वियसली इत्तेहादियों को मनाने की ज़रूरत नहीं है। नंबर्स पंजाब में पूरे हैं, अगर आप करना चाहते हो तो आप फौरी कर सकते हैं। लेकिन बहुत से सवालात उठते हैं। सवाल नंबर 1 कि ये तहरीक अदम एतमाद पहले क्यों नहीं लाई गई, ये तहरीक अदम एतमाद स्पीकर नेशनल असेंबली के खिलाफ क्यों नहीं लाई गई। तो जब आप इन सवालों के ऊपर फोकस करते हैं, मेरे पास पैनलिस्ट मौजूद हैं, वो इनका जवाब आपको एक्सटेंसिवली देंगे। लेकिन जब आप इन सवालों के जवाब तलाश करने की कोशिश करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको पता चलता है कि शायद मकसद इलेक्शंस या हुकूमत गिराना नहीं है, मकसद कुछ और है। वरना हुकूमत गिराने के और भी बहुत से तरीके थे और बहुत पहले ये चीज हो सकती थी। नंबर 1। नंबर 2, मजे की बात यह है कि जो पंजाब असेंबली है उनके जो स्पीकर हैं वो भी न्यूट्रल हैं, मतलब कि वो PTI के नहीं है ऑफ कोर्स, एंड ही इज वन ऑफ द हॉट कंटेंडर। और अगर मैं ये कहूं कि अगर इस खबर का आना उस खबर के बाद कि जब ये र्यूमर फैलाया गया या ये खबर दी गई या लीक की गई कि शायद पंजाब की असेंबली तोड़ी जा सकती है, और उसके बाद इस खबर का आना अपने आप में एक बहुत बड़े सवालात खड़े करता है। इस बारे में हम बात करेंगे। इसके अलावा आज 4 बजे हंगामी इजलास है नेशनल असेंबली का। आज के नेशनल असेंबली के इजलास में एजेंडा क्या है तहरीक अदम एतमाद का, आज इसको टेबल करना है, होना चाहिए। अगर नहीं होता तो ऑपोजिशन का प्लान बी क्या है। प्लान बी ये है, इस टाइम पर मैं इस्लामाबाद में मौजूद हूँ और इस्लामाबाद के अंदर जो श्रीनगर हाईवे है वहां पर मौलाना साहब के बहुत से लोग मौजूद हैं। उनका NOC कल का था, खत्म हो गया, लेकिन आज PDM यानी कि विच मीन्स PMLN, उन्होंने आज अपने पावर शो का वहां पे मुजाहिरा करना है। और अगर आज 4 बजे ऑनवर्ड्स तहरीक अदम एतमाद टेबल नहीं होती तो प्लान बी ऑपोजिशन का ये है कि ऑब्वियसली पार्लियामेंट की तरफ ये तमाम लोग मार्च करना शुरू कर देंगे। शायद धावा बोल दे, आई डोंट नो व्हाट हैपेंस, लेकिन तसादुम की एक सूरत हाल इख्तियार होगी। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, द मदर ऑफ ऑल जलसाज, ऑफ कोर्स हम उसको कैसे भूल सकते हैं। मेरे साथ जो पैनलिस्ट बैठे वो बेकरार है उस पर बात करने के लिए, क्योंकि कल जब बात करने का मौका था वो सारा टाइम खान साहब ने अपनी 2 घंटे की तकरीर, एग्जैक्टली बोलूं तो 1 घंटा 50 मिनट की तकरीर में गवा दिया। क्या सरप्राइज दिया था। सरप्राइज यही था कि उसमें कोई सरप्राइज नहीं था, लेकिन शायद मेरे पैनलिस्ट को उसमें कोई सरप्राइज नजर आए तो उनसे कुछ मैं रहनुमाई हासिल करूंगी। तो आज के गेस्ट, आज के पैनलिस्ट मैं आपके सामने रख देती हूँ। कराची से मैं इसलिए स्टार्ट करूंगी नॉट सीनियरिटी वाइज क्योंकि फवाद अहमद साहब वहां पर मौजूद है, हमारे एंकर पर्सन है, कहीं वो लेफ्ट आउट ना फील करे। फवाद अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच। बड़े अच्छे लग रहे हैं वैसे सूट में बैठे हुए, लगता है कराची का माहौल थोड़ा पोलिटिकली स्टेबल है, बिल्कुल वैसे जितना स्टेबल आपका फ्रेम लग रहा है। तो थैंक यू वेरी मच ज्वाइन करने के लिए। इस्लामाबाद से मुझे नॉट सीनियरिटी वाइज लेकिन ऑफकोर्स मुझे ज्वाइन करे फरीद रईस साहब, वो भी हमारे सीनियर एंकर हैं, बड़ा जबरदस्त यहाँ पे प्रोग्राम करते हैं 8 बजे का। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया फरीद साहब ज्वाइन करने के लिए। एंड लास्ट बट नेवर द लीस्ट, मोस्ट वांटेड मैन ऑफ द आवर, इनको बड़ी मुश्किलों से हमने बुलाया और इनकी बड़ी मेहरबानी की आ गए हमें ट्रांसमिशन में टाइम देने के लिए, नसरुल्लाह मलिक साहब। इनको सुनने के लिए हम सब बेकरार हैं। मलिक साहब, मैं आप ही से आगाज करना चाहूंगी, क्या वाकई ऑपोजिशन ये चाहती है कि हुकूमत चली जाए या सिर्फ उनको टाइट करना चाहती है, ट्रबल करना चाहती है इमरान खान को? असल में हुकूमत चाहती है, क्योंकि आज जिस तरह पंजाब में रेजोल्यूशन का बताया गया ये तो पहले भी कर सकते थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, अपोजिशन पहले नहीं चाहती थी कि हुकूमत को हटाया जाए, लेकिन फिर ये कंसेंसस पैदा हो गया कि हुकूमत को ख़ास तौर पे इमरान खान साहब को हटाने की भरपूर कोशिश की जानी चाहिए। लेकिन अब इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है कि अपोजिशन इमरान खान साहब को हटाना चाहती है। अपोजिशन में एक राय ये भी है कि उनको हटाने के बाद जो हुकूमत बने वो मुकर्रर असम्बली अपनी मुद्दत पूरी करे। लेकिन साथ साथ कुछ लोगों की राय ये भी है, जैसे कि 6 माह या 7 माह की बात की जाती है, कि उसके बाद कुछ बुनियादी कानून साजी के हवाले से या कुछ फैसले करके उसके बाद इलेक्शंस की तरफ चले जाएं। लेकिन अभी भी वज़ीर आज़म जो है वो अपनी पूरी कोशिशों में मसरूफ़ हैं कि किसी न किसी तरीके से अपने अरकान कौमी असम्बली को भी राज़ी कर लिया जाए, इत्तेहादियों को भी इंगेज किया जाए
और पंजाब की कुर्बानी जो किसी सूरत वो चौधरी परवेज़ लाई साहब को देने को तैयार नहीं थे। खबरें इस किस्म की भी हैं, इतलात हैं कि आज जो डेलीगेशन मिला है असद उमर साहब की क़यादत में चौधरी बिरादरान से, उन्होंने उनको ग्रीन सिग्नल दिया है कि आप वज़ीर-ए-आला बन जाएं, क्योंकि असम्बली तोड़ने की जो बात की गई थी, जो खबरें फैलाई गई थी, वो भी चौधरी बिरादरान को थ्रेट करने की थी कि भाई साहब अगर आप बज़िद रहें कि आप वज़ारत आला चाहते हैं PTI से, तो हम असम्बली ही तोड़ देंगे। तो मेरे ख्याल में जो है अभी खेल काफ़ी दिलचस्प मरले के अंदर है। अब ये नहीं कह सकते कि अपोजिशन सिर्फ डराना चाहती है या अपोजिशन प्रेशराइज करना चाहती है। अपोजिशन ये समझती है कि इमरान खान साहब के होते हुए ये इंतकामी कार्रवाइयों का सिलसिला चलता रहेगा और आने वाले इंतखाबात अगर इमरान खान साहब उस वक्त तक वज़ीर आज़म होते हैं तो अपोजिशन के रहनुमाओं को जैसा कि पहले मुकदमात बनाए गए ज़्यादा तंग करेंगे, ज़्यादा मुश्किलात खड़ी करेंगे। इसलिए इमरान खान साहब को इक़्तिदार से हटाया जाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है जी फरीद रईस साहब, ये जिस तरह मलिक साहब ने कहा, काफ लीग की उन्होंने बात की कि ऑब्वियसली, और जैसे हम जानते हैं कि उनके जो स्पीकर हैं पंजाब असेंबली के वो न्यूट्रल हैं, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन आई थिंक सो ये अपने आप में एक मैसेज नहीं है, क्योंकि जब आप तहरीक अदम एतमाद लेकर के आएंगे पंजाब में तो आपको एक सब्स्टिट्यूट तो देना होगा ना। ये तो दिमाग में होगा पंजाब वालों के कि भाई अगला CM उनका कौन होगा। सो विच मीन्स कि इट इज़ अ साइन फॉर इमरान खान, इफ आई एम राइट जस्ट लेट मी नो, कि जी अब काफ लीग का स्टेटस मालूम चला गया, लेकिन या फिर अभी भी कुछ चेंजेस आने की इसमें पॉसिबिलिटी है। देखिए बिल्कुल जिस तरीके से हम देख रहे हैं दोनों तरफ से बार्गेनिंग चल रही है काफ लीग की। वो अपोजिशन से भी मिल रहे हैं, वो एक तरफ जो है वो अपनी हुकूमती जो रुकन जो मेंबर्स हैं उनसे भी मिल रहे हैं, एक तरफ जो है वो नून लीग का वफ्द उनसे मुलाकात करता है, एक तरफ जो है वो शाह महमूद कुरैशी और परवेज़ खटक जो है वो सरतोड़ कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह से मलिक साहब ने भी कहा कि वो मैसेज तो दे दिया गया है, सिग्नल दे दिया गया उनको कि ठीक है अगर आप जो है वो CMशिप के लिए हैं तो ठीक है हम उस कुर्बानी को देने के लिए तैयार हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने इस चीज़ में बहुत देर कर दी है और अपने बहुत सारे डिसीजन भी उन्होंने देर कर दिए। इससे पहले आपने देखा कि बहुत मरतबा बुज़दार साहब की तब्दीली के हवाले से, उनको चेंज करने के हवाले से बातें चलती थी। विद इन द पाकिस्तान PTI के अंदर भी जो है अपने उनके लोगों की ये डिमांड थी कि बुज़दार साहब की जो परफॉर्मेंस है, जो गवर्नेंस है, जो चीज़ें उनके काम नहीं हो रहे, उनकी चीज़ें नहीं हो रही हैं, इसलिए उनको हटाया जाना बहुत ज़रूरी। और हमने देखा कि जब बहुत ज़्यादा मूव बन जाती थी, बहुत ज़्यादा चिमोगोइयाँ होती थी, बहुत ज़्यादा बातें होती थी, अब तो बुज़दार साहब गए तो हम ये देखते थे कि इमरान खान साहब यहाँ से उठते थे, वो जाके लाहौर बैठते थे और जैसे ही वो वहाँ मौजूद होते थे तो वो सारा का सारा जो है वो सेटल डाउन हो जाया करता था। मैं समझता हूं कि प्राइम मिनिस्टर ने बहुत सारी चीज़ों में बहुत सारी देर कर दी। आज वो इत्तेहादियों के पास जिस तेज़ी के साथ वो अपने वफूद को भेज रहे हैं, जिस तरीके से वो उनसे बातें कर रहे हैं कि हम आपकी तमाम रिजर्वेशंस को दूर कर दें, MQM उसका हमेशा से रहा। MQM के अब सीनियर लीडरशिप से जब हमारी हमेशा गुज़िश्ता दिनों भी बात हुई, उनसे हमने ये पूछा, उनका ये कहना था जनाब इत्तेहाद बिल जबर है, हमारी वो चीज़ें जितनी भी बातें हैं वो हमारी चीज़ें पूरी नहीं हुई। अच्छा, आप काफ लीग से अब जब आप पूछे उनके लोगों से बात, उन्होंने कहा जी हमारे तो वो काम हो ही नहीं रहे जो चीज़ें होनी थी, जो हमारे से तो पहले छोड़ देते, जो प्रॉमिसेस किए गए थे। लेकिन असल बात यह है कि वो इत्तेहादी, वो पार्टी जिनको वो ये कहते हैं कि ये चंद सीटों के ऊपर है, वो चंद सीटें ही इमरान खान की गवर्नमेंट को बनाने के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रोल उन्होंने प्ले किया और वो इस पोजीशन के अंदर हैं। ये जितने भी आपके इस वक्त जो इत्तेहादी हैं, एलाइज हैं, उन सब का जिससे आप बात कर लें, आप बाप पार्टी से बात कर लें, आप GDA से बात कर लें, आप काफ से बात कर लें, आप MQM से बात कर लें, कहते हैं ये वो इस वक्त पोजीशन है जिस वक्त हम अपनी अपनी चीजों को मनवा सकते हैं, तो वो क्यों ना मनवाओ उन चीजों के अंदर। यकीनी तौर के ऊपर ये वो तमाम जो लोग हैं, ऐसा तो नहीं था कि PTI अपने साथ ही लेकर आई थी, ऐसा तो नहीं था कि जो वो अरकान असेंबली जो आज इनराफ कर गए हैं, जिसके अंदर इमरान खान साहब कहते हैं कि ये जो बिक गए हैं तो ये पहले के ये कोई जेन्युइन वो तो नहीं थे जिन्होंने तहरीक इंसाफ बनाई थी, वो लोग तो नहीं थे जो शुरू से PTI के साथ चल रहे थे। तो यकीनी तौर के ऊपर इस वक्त इत्तेहादियों के मामले के ऊपर परवेज लाई साहब इज इन अ वेरी बेटर पोजीशन कि इन तमाम चीजों को वो कर सकते हैं और यही सब कुछ हो रहा है। अब अगर आप समझें कि नून की तरफ से भी जिन चीजों की यकीन दहानियां कराई गई हैं, जो गारंटीज दी गई हैं कि जनाब ये चीज हो जाएगी, अब अगर यही वाला काम अगर पहले कर लेती, यही बात परवेज लाई साहब ने भी कही कि प्राइम मिनिस्टर अगर अपने उन मेंबरान नेशनल असेंबली के रिजर्वेशंस को, बातों को पहले सुन लेते, आज ये नौबत ना आती। ठीक है, अपने एलाइज के साथ जो की गई बातें थी, अगर उनको पहले फुलफिल कर देते, उनके रिजर्वेशंस को पूरा कर देते, तो वो ये आज नौबत नहीं आती। मैं समझता हूं कि बहुत सारी चीजों में वो लेट हो गए। और जहां तक बात आपने सरप्राइज वाली बात की है, तो सरप्राइज यही है कि अब हुकूमत को सरप्राइज मिलने का वक्त आ गया है, उनको सरप्राइज के ऊपर एक्सटेंसिवली बात करेंगे। फरीद जरा होल्ड दिस थॉट, मुझे कराची जाना है। कराची में फवाद अहमद साहब बहुत शिद्दत से इंतजार कर रहे हैं कि उनको भी कुछ लब कुशाई का मौका मिले। फवाद, इसका एक और एंगल भी है, जस्ट अ थॉट, ऐसे गुफ्तगू करते हुए ख्याल आया कि पहले ये खबर
आती है, उड़ाई जाती है, ये रूमर फैलाया जाता है। और आप जानते हैं कि सियासत में इस तरह से मार्केट में रूमर फैलाया जाता है कि भाई खान साहब उस्मान बुज़दार के जरिए पंजाब की असेंबली तोड़ सकते हैं ताकि नए इलेक्शंस हो जाएं। और उसके बाद फिर हम आज देखते हैं, नहीं एग्जैक्टली आफ्टर 24 आवर्स रफली अराउंड और मे बी लेस देन 48 आवर्स, 2 दिन से कम में भी हम ये देखते हैं कि आज पंजाब के अंदर नो मोशन की बात, नो कॉन्फिडेंस मोशन की बात हो रही है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि ऑपोजिशन जो समझ रही है कि भाई हम इमरान खान को खिला रहे हैं, एक्चुअली इमरान खान साहब ऑपोजिशन को खिला रहे हैं? अच्छा, ऑल राइट, प्लीज होल्ड इट फवाद, 1 मिनट मुझे होल्ड कीजिएगा क्योंकि एक ब्रेकिंग न्यूज मेरे पास आ रही है, मुझे उसके ऊपर जरा कुछ मजीद डेवलपमेंट्स लेनी है। तो सवाल मेरा यही बरकरार है, उसके बाद मैं आपका जवाब लूंगी। वजीर आजम इमरान खान ने चौधरी परवेज इलाही को वजीर आला पंजाब बनने का ग्रीन सिग्नल दे दिया। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना, जराए के हवाले से एक बड़ी खबर आ रही है, इसी के ऊपर हम मजीद तफसीलात हासिल करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं न्यूज़ के नुमाइंदे शाकिर अब्बासी साहब। अस्सलाम वालेकुम शाकिर, आवाज आ रही है? सवाल रखूं आपके सामने? जी जी जी, ओके शाकिर, ये इतनी बदलती हुई सूरत हाल सामने नजर आ रही है। वजीर आजम साहब ने जिस तरह से चौधरी परवेज इलाही को वजीर आला पंजाब बनने का ग्रीन सिग्नल दे दिया है, किस हद तक सदाकत है इसमें, और अब मूड क्या लग रहा है काफ लीग का? अभी जब रुखसत करने के लिए चौधरी परवेज इलाही हुकूमती मुज़ाकराती टीम को बाहर आए तो काफी खुशगवार माहौल था, कहकों का भी तवाज़ा हुआ, बॉडी लैंग्वेज भी ठीक लग रही थी, लेकिन खबर दोनों जानब से कोई भी नहीं दी गई। चौधरी परवेज इलाही से जब हमने पूछा तो उन्होंने कहा कि क्योंकि हुकूमती मुज़ाकराती टीम से मुज़ाकरात हुए, उसके बाद क्योंकि हम जितने भी इत्तेहादी हैं वो एक प्लेटफॉर्म पर हैं, इसलिए मैंने अब यहाँ से एमक्यूएम के पास जाना है और वहाँ से फिर बाप पार्टी के साथ। तो परवेज इलाही कुछ देर में अपनी रिहायशगाह से पार्लियामेंट लॉजेस की तरफ रवाना हो जाएंगे और वहाँ उन्होंने पहले एमक्यूएम के वफ्द से मुलाकात करनी है, उसके बाद बलूचिस्तान अवामी पार्टी से। लेकिन ये जराए कंफर्म कर रहे हैं कि आज जो वफ्द आया है हुकूमती वफ्द शाह महमूद कुरैशी की क़यादत में, वो वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से परवेज इलाही के लिए वज़ीर आला पंजाब की एक आमादगी और एक ग्रीन सिग्नल का पैगाम लेकर आया है, क्योंकि गुज़िश्ता रोज मुस्लिम लीग नून की जानिब से भी किसी हद तक क्लियर कर दिया गया था कि अगर परवेज इलाही को वज़ारत आला दी जाती है तो तकरीबन मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने उस हवाले से भी आमादगी का इज़हार किया था। तो उसके बाद से अब हुकूमत ने एक तरह का अपना एक आखिरी पत्ता खेलने की कोशिश की है काफ लीग को अपने साथ इंटैक्ट रखने के लिए, क्योंकि काफ लीग का रोल सिर्फ काफ लीग की हद तक नहीं है, बल्कि काफ लीग और एमक्यूएम और बाप पार्टी भी क्योंकि यकजा हैं, वो उन्होंने तकरीबन एक ही फैसला करना है। तो हुकूमत ने कोशिश की है कि काफ लीग को किसी तरह अपने जो है वो एक तरह का अपने साथ रखा जाए। उनके साथ रहने से ये भी इम्कान है कि एमक्यूएम और बाप पार्टी भी साथ रहेगी। तो आज ये पैगाम यहाँ लेकर आए थे। चौधरी परवेज इलाही ने मजीद मुशावरत के लिए वक्त मांगा है उनसे। अभी जब हमसे गैर रस्मी बातचीत हो रही थी परवेज इलाही से, तो उनसे हमने पूछा कि पंजाब में क्योंकि तहरीक एतमाद जमा हो चुकी है, तो आप क्या ये आपकी मुशावरत से हुई है या आपका भी इजलास बुला रहे? तो उनका कहना था कि मैं तो 3 दिन से जो है वो इस्लामाबाद में हूँ, यहाँ बिजी हूँ, मेरी मुशावरत उस तरह से तो नहीं है, लेकिन जो भी आईनी कानूनी जरूरियात हैं 14 दिन के अंदर इजलास बुलाने की वो बुलाई जाएंगी। तो अभी तक दोनों जानिब से कोई वाजिया ऐलान तो नहीं है, लेकिन मुबम तौर पर ये मतलब महसूस किया जा सकता है कि हुकूमत ने अब हतमी तौर पर कोई ऑफर कर दिया है कि अगर वो इसी तरफ इशारा कर रही हैं कि ऑब्वियसली पाकिस्तान की सियासत में एनीथिंग इज पॉसिबल। कमर जमा कायरा साहब ने मुझे ज्वाइन किया। शाकिर अब्बासी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कायरा साहब बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। नसरुल्लाह मलिक साहब, फरीद रईस साहब एंड फवाद अहमद साहब भी सर इस पैनल में मौजूद हैं एंड हम बारी बारी सवाल करेंगे आई एम श्योर। तो कायरा साहब आपको आवाज आ रही है? पहला सवाल आपके सामने रखूं मैं? जी जी कायरा साहब, बड़ा सीधा सा सवाल है, मुझे पहले समझाइए। मुझे एक्चुअली आपसे कुछ काउंटर क्वेश्चन नहीं करना, मुझे सिर्फ ये समझना है कि क्या हुकूमत जो ऑपोजिशन है वो हुकूमत को गिराना तो चाहती है, ये चीज तो बड़ी क्लियर है, पीपल्स पार्टी की भी पीएमएलएन की भी, लेकिन क्या आप लोग नए इलेक्शंस चाहते हैं सर? वो मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि जब ये खबर आई पंजाब के हवाले से कि और ये र्यूमर था कि भाई इमरान खान असेंबली तोड़ देंगे पंजाब की, तो सर उसके नतीजे में तो फौरी इलेक्शंस होने थे, वो भी आपको सूट करता था, लेकिन जैसे ये खबर आई फौरन पंजाब के अंदर नो कॉन्फिडेंस मोशन आ गई। सो सर मुझे जरा स्टेटस क्लियर कर दीजिए, डू यू पीपल वांट न्यू इलेक्शंस, फ्रेश इलेक्शंस सर? जी बिलाशुबा, हम कोई दसियों नहीं, मेरे ख्याल अब तो सैकड़ों प्रोग्रामों में पिछले कोई 15-20 दिन से मुसलसल ये वजाहत कर रहे हैं कि जो भी इमरान खान साहब की हुकूमत के खात्मे के बाद इन असम्बली से हुकूमत बनेगी वो चंद माह की होगी और उसका काम बुनियादी तौर पे इन्होंने जो यूनिलैटरली इलेक्टोरल लॉज में तरामीम किए हैं उनको अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करने का, उसको खत्म करके सब जमातों की मशावरत से इलेक्शन कमीशन के जरिए मशावरत हो और वो कानून साजी जरूरी जो है जो इलेक्शन के फ्री निकात के रास्ते में रुकावट हो उसको दूर करें
और प्री इलेक्शन के लिए जो कानून साजी करके इमीडिएटली इलेक्शन कराए जाएं, इसलिए कि जो भी आइंदा हुकूमत बनेगी वो वसी तर मुशावरत के साथ लंबे अरसे के लिए 5 साल के लिए पॉलिसियां बनाए। और वसी तर मुशावरत इसलिए हो कि पाकिस्तान के अंदर या पाकिस्तान के बाहर ये मैसेजेस क्लियर हो, IMF हो, वर्ल्ड बैंक हो या पाकिस्तान के अंदर हमारे बिजनेस कम्युनिटी हो या दीगर, उन सबको ये मैसेज हो कि ये किसी एक गवर्नमेंट या किसी एक जमात का नहीं बल्कि ये सबका मुश्तरका फैसला है। जिस तरह आइन की 18वीं तरमीम थी, जिस तरह NFC था, जिस तरह हमारे दौर की इलेक्टोरल जो कवानी कानून साजी थी जो हमने इत्तेफाक राय से की थी, उसी के पैटर्न पे हम ये चाहते हैं। यही हमारी दानिश में मसले का हाल है और इसकी हम तसलसल से वजाहत कर रहे हैं। अच्छा सर, एक छोटा सा सवाल मैं करूंगी, उसके बाद ऑब्वियसली मलिक साहब आपसे क्वेश्चन करना चाहते हैं। सर, खबर आई है नहीं अभी रिसेंटली कि प्राइम मिनिस्टर जो है इमरान खान साहब, उन्होंने चौधरी परवेज लाई को CM-शिप ऑफर की है पंजाब की। आप ऑपोजिशन की जो मूव आई है इस रेजोल्यूशन के बाद, सर ऐसा आपको महसूस नहीं हो रहा, क्योंकि एटलीस्ट तासुर तो यही जा रहा है कि ऑपोजिशन ने चौधरी इसकी मांग में इजाफा कर दिया है, उनका वेटेज बढ़ा दिया है। नॉट टू फॉरगेट कि ही इज द स्पीकर ऑफ द असेंबली एज वेल, तो सब कुछ उनके हाथ में है सर। देखिए, वो इस वक्त इस पोजीशन में है कि वो मेक और ब्रेक वाले जिस भी तरफ चाहें, इसलिए वो अपनी गुफ्तगू का अमल जारी रखे हुए हैं। ये कहना कि किसी का वेटेज बढ़ा दिया है, हाँ, वक्त के साथ साथ हालात के तहत होता है। अगर हालात मुख्तलिफ हों तो फिर ये 5-7 वोटों की उतनी हैसियत नहीं होती अगर एक बात की अपनी एक सहियत हो। लेकिन अगर आप हुकूमत बनाने या बिगाड़ने के पोजीशन में हो, और दूसरा ये है कि अगर अपोजिशन ये समझती हो कि हुकूमती इत्तेहादियों का भी साथ होना जरूरी है हमारे, ताकि हम बेहतर कानून साजी कर सके और ज्यादा बड़ा कंसेंसस बिल्ड कर सके, तो ये एक उनकी अहमियत बढ़ाती है। ये बात तो अपनी जगह दुरुस्त है। जी मलिक साहब। गारे साहब, नसरुल्लाह मलिक, गारे साहब ये बताइएगा कि 2 चीज़ें हैं। एक तो ये है कि चौधरी बरादरान जो गारंटी मांग रहे थे आसिफ अली जरदारी साहब से और मौलाना फजल रहमान साहब से मुस्लिम लीग नवाज की, वो क्या गारंटी क्या थी और क्या वो गारंटी भी अब मुतमिन है? मुलाकातें तो अगरचे वो कर रहे हैं हुकूमत से और आप लोगों से भी। दूसरा ये बताइएगा कि इत्तेहादी जिनकी आप बात कर रहे हैं, बाप की बात कर रहे हैं, आप MKM की बात कर रहे हैं, जो आपकी बातचीत का अमल मुकम्मल हो चुका है, ये फाइनल वो कर चुके हैं कि वो पोजीशन का साथ देंगे? देखिए, जब वो ये फैसला कर देंगे, बहुत हद तक उनसे मामला चीजें डिटेल तय हो गई, लेकिन उस वक्त तक इसको हतमी तो नहीं कहा जा सकता जब तक इसका ऐलान ना हो जाए। तो मैं अभी इस पोजीशन में तो नहीं हूं कि मैं कहूं। हाँ, एक बात मैं तसल्ली से कह सकता हूं कि वो हुकूमत से शाकी हैं, हुकूमत से नाराज हैं और उन्होंने हुकूमत के फेलियर का तो ऐलान कर रखा है। हमारे साथ वो कह रहे हैं कि हम हुकूमत का अपोजिशन के साथ चलना चाहते हैं, हम मसाइल का इदराक रखते हैं, हम चीजों को ठीक करना चाहते हैं। ये सारा अमल जो है वो अपोजिशन की तरफ उनका एक वाजे झुकाव तो अपनी जगह मौजूद है, लेकिन इसके नसरुल्लाह साहब जब तक पत्नी फैसला ना वो ऐलान कर दे तब तक कुछ कहना कबल अज़ वक्त होगा। चौधरी बरादरान आसिफ अली जरदारी साहब और मौलाना फजल रहमान की गारंटी पर मुतमिन है? यकीनन होंगे जी। देखिए ना, मुस्लिम लीग से वो स्प्लिट हुए, फिर उनका तल्ख एक माजी का तजर्बा रहा। इसमें बहरहाल अदम एतमाद की कैफियत या पूरी तरह एक दूसरे पर ट्रस्ट नहीं होता। हमारा सियासी जमातों का भी आस्ता आस्ता ट्रस्ट बिल्ड हुआ। हम भी मुस्लिम लीग के खिलाफ, वो हमारे खिलाफ थे, लेकिन फिर हम इकट्ठे हुए, फिर अलग हो गए। तो ये थोड़ा बहुत मिसट्रस्ट तो रहता ही है, और इसमें दरमियान में बाकी जो दोस्त होते हैं, आप उनके जरिए बातें करके चाहते हैं कि जी देखिए, कल हम ये आज तो कमिट कर रहे हैं, अगर कल ऐसा ना हुआ तो आप उसके जिम्मेदार होंगे। ये किसी हद तक इसमें लॉजिक तो है। खैर साहब, जो इमरान खान साहब ने कल इंटरनेशनल मुदाखलत की बात की, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का जिक्र भी किया, पीपल्स पार्टी का तो बयानिया हमेशा से ये रहा है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जो इस मुल्क के अंदर जिस तरह विक्टिमाइज़ किया गया, उनको जो फांसी पे चढ़ाया गया, उसमें आलमी क़ुव्वतें मुलव्वस थी। पीपल्स पार्टी अब भी इस मौके पर कायम है और इमरान खान साहब जो बात कर रहे हैं दुरुस्त कर रहे हैं? देखिए, भुट्टो साहब के खिलाफ तो जो कुछ हुआ नसरुल्लाह साहब, वो तो अब तारीख का हिस्सा है, और हर दौर में जब भी आजमाइश की घड़ी आई है, भुट्टो साहब हमेशा उसमें कदावर तौर पर सुर्खरू होकर निकले हैं। शहीद भुट्टो, ये भी एक ऐसा मरहला है। खान साहब का और उनके आपस में मुमासलत क्या है? भुट्टो साहब ने तो एक एटमी प्रोग्राम की बुनियाद रखी थी जो अमेरिका को और यूरोप को आंखों नहीं भाता था।
उन्होंने इस्लामी मुल्कों को इकट्ठा करने की कोशिश की थी, इस्लामिक ब्लॉक बनाया था और इस्लामिक बैंक बना के आलमी दौलत को, जो मुसलमान मुल्कों की दौलत थी, उनको अपने पास रखने का या उस फोरम के पास ले जाने का आलमी हिस्सा अपना मांगने की बात की थी। उन्होंने तेल के हथियार को इस्तेमाल करने की बात की थी। तो वो जो उनका विजन था कि हम दुनिया के आगे ब्लैकमेल हो रहे हैं, हम खुद एक कुव्वत है, तो उसको दुनिया का निजाम एक चैलेंज समझता था अपने लिए। ज्यादा भुट्टो साहब के तो खिलाफ जो थी चीजें वो तो बड़ी खुली थी। ऑल राइट, थैंक यू कायरा साहब। अनफॉर्चुनेटली आई हैव टू गो फॉर अ ब्रेक। एक मिनट जरा, जी एक मिनट जी 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 कायरा साहब मुकम्मल। जो खान साहब कह रहे हैं कि जी बाहर का पैसा लग रहा है और अंदर के लोग मेरे खिलाफ मूव कर रहे हैं, इस वक्त तो सारी अपोजिशन उनके खिलाफ मूव कर रही है। अब वो हमें बैरूनी एजेंट साबित कर रहे हैं। मेरे लिए ये बात कोई अचंभे की इसलिए नहीं है कि फाशिज्म का ये खास असूल होता है कि वो अपने मुखालिफ को मुल्क दुश्मन साबित करता है, वो दीगर मुल्कों का एजेंट साबित करता है। ये खान साहब का पुराना वतीरा है। ये फरमाइए, वो कह रहे हैं मेरे खिलाफ दौलत का, बैरूनी दौलत का इस्तेमाल हो रहा है, गैर ममालिक साजिशें कर रहे हैं और अंदरूनी लोग उनका साथ दे रहे हैं। कौन हो सकते हैं अंदरूनी लोग? या तो अपोजिशन है जो खुल के उनके सामने खड़ी है, या मीडिया है जो उन पर कुछ तनकीद करता है, हालांकि मीडिया का कुछ हिस्सा उनका तारीफी भी है, या पाकिस्तान के इदारे हैं। कौन है जिस पे वो इल्जाम लगा रहे हैं? उनको खुल के बात करनी चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया कायरा साहब। अनफॉर्चुनेटली आई हैव टू टेक अ ब्रेक। तो बाकी पैनलिस्ट से फिर मैं बिल्कुल पार्टिसिपेशन इक्वली शामिल करूंगी इस ट्रांसमिशन के अंदर। एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद वापस आएंगे। विल रिज्यूम शॉर्टली। अच्छा, अगर आपकी फोटो है ना, ब्रेक के बाद जी आप लोग को खुशामदीद कहते हैं। न्यू टेलीविजन के ऊपर खसूसी ट्रांसमिशन जारी है और इस ट्रांसमिशन के अंदर हम पाकिस्तान की बदलती हुई सूरत हाल डिस्कस करें। मैं सीधा फवाद के पास जाऊंगी बगैर टाइम ज़ाया किए, इससे पहले कि फवाद गुस्से हो जाए। फवाद, आप अभी भी अच्छे लग रहे हैं, अभी भी आपका फ्रेम बहुत अच्छा लग रहा है। अब अच्छा तबसरा दे दे पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल के ऊपर। देखिए, आपने 3-4 बातें की विनिश, 1-2 चीज़ें तो थोड़ी सी उसमें मैं ऐड कर देता हूँ कि असद कैसर साहब के हवाले से बार बार लोग सवाल कर रहे हैं कि जी अपोजिशन ने असद कैसर के खिलाफ क्यों तहरीक जमा नहीं कराई, स्पीकर के खिलाफ क्यों जमा नहीं कराई। मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये है, तबसरा ये है, तज़िया ये है कि उसके लिए अपोजिशन को अपने पत्ते शो करने पड़ते हैं और पत्ते अगर बार बार शो किए जाएँ तो जाहिर है कि उनको मैनेज किया जा सकता है। अगर अपोजिशन स्पीकर के ऊपर अपना वक्त ज़ाया करे और ये दिखाए कि जी स्पीकर को हटाने के लिए उनके पास पूरे हैं, मेम्बरान पूरे हैं, तो जाहिर है कि वो सारे के सारे मेम्बरान एक दफ़ा असम्बली में शो हो जाने थे, जिसके बाद फिर वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ तहरीक जो है उसको मैनेज किया जा सकता था। एक तो ये वजह हो सकती है। दूसरी बात आपने की कि जी उस्मान बुज़दार साहब के खिलाफ अब तहरीक अदम एतमाद क्यों जमा कराई गई है, पहले क्यों जमा नहीं करवाई गई। तो सियासत में हर चीज़ का वक्त होता है और ऑप्शंस दूसरे के ख़त्म किए जाते हैं और अपने ऑप्शंस को बढ़ाया जाता है। जहाँ पर आपने कहा ना कि हुकूमत ने ट्रैप डालने की कोशिश की कि जी असम्बली तोड़ी जा सकती है, खबर चलवाई। खबर चलवाने का मकसद नहीं है, मसला ये है कि ऑप्शंस जहाँ जहाँ होते हैं वहाँ पे जो है वो सियासत के अंदर उन ऑप्शंस को बंद किया जाता है। मिसाल के तौर पर मैं एक चीज़ का ऐलान करता हूँ तो मेरा मुखालिफ ये कोशिश करेगा कि उस रास्ते को बंद किया जाए और उस रास्ते को बंद करने की कोशिश की गई है कि जहाँ से उस्मान बुज़दार साहब के जरिए पंजाब की असम्बली तोड़ी जा सकती थी। अब ज़ाहिर है कि असम्बली तोड़ी नहीं जा सकती, अब उस्मान बुज़दार साहब इस्तीफ़ा दे सकते हैं और इस्तीफ़ा देने का मतलब ये है कि वो खुद जाएंगे, असम्बली अपनी जगह मौजूद होगी। तो ये एक एक करके ऑप्शन जो है वो ख़त्म हो रहे हैं। तीसरी बात यह कि इमरान खान साहब ने कल एक ख़त शो किया। मैं ज़ाती तौर पे इस हवाले से जो है वो मेरे पास कुछ मालूमात भी हैं, कुछ लोग जिनका ये कहना है कि उनके पास उस खत की कॉपी मौजूद है या वो खत के हवाले से इल्म रखते हैं। मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये है कि रियासत को बहुत सारी चीज़ें खारजा पॉलिसी के अंदर मिलती हैं कि जो एक कौमी राज होता है। इमरान खान साहब उस कौमी राज को अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। जाहिर है कि ये एक इमरान खान साहब की अपनी भी नाकामी है कि उनकी खारजा पॉलिसी इस लेवल की नहीं थी, इस तरह की नहीं थी कि जिसके अंदर दूसरे ममालिक के साथ या दूसरी ताकतों के साथ ऐसा ताल्लुक रखा जाए कि जिसके अंदर वो पाकिस्तान के साथ अच्छा बर्ताव करें और पाकिस्तान को कुछ जो है वो धमकी आमेज चीज़ या कोई ऐसी चीज़ ना दें। तो लेकिन ये सारे मामला हुकूमत से मुताल्लिक नहीं है। ये सारे फवाद चौधरी इस टाइम पर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, आपको वो सुनवाते हैं और उसके अलावा जो है बहुत सी ब्रेकिंग न्यूज़ भी आ रही हैं, वो भी हम आप तक शेयर करेंगे। जी फवाद चौधरी को जरा सुनवाइए जी। अच्छा, ऑल राइट, ठीक है। एक और बड़ी खबर आ रही है जो मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि आप सब जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में सिंध हाउस के ऊपर जो हमला हुआ था उस हवाले से जो है वो समाअत जारी है और वहाँ से अब खबर ये आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि जो जो लोग इसमें मुलव्वस थे उनको फौरी गिरफ्तार किया जाए। जस्ट टू
सेट द रिकॉर्ड राइट, मैं आपको ये बता दूं कि 2 MNAs को पहले अरेस्ट किया गया था जिनको शख्सी जमानत के ऊपर छोड़ दिया गया, लेकिन अब जैसे कि सुप्रीम कोर्ट का हुक्म आया है कि जिन लोगों ने सिंध हाउस के ऊपर अटैक किया उनको गिरफ्तार किया जाए, तो ये भी एक बड़ी डेवलपमेंट है जो कि सामने बनती हुई नजर आ रही है। जी फरीद रईस साहब, बदलती हुई सूरत हाल है हर लम्हा, लाइक यू नो वी ऑल आर ऑन आवर टोज। MNA फ़हीम खान और अताउल्ला ये 2 थे जिनको शख्सी जमानत के ऊपर उस वक्त रिहा किया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का चूंकि अब ऑर्डर्स है और इनिशियल रिपोर्ट ही आ गई तो उसको कंप्लाइंस तो इसकी होगी, तो यकीनी तौर के ऊपर लॉ एंड ऑर्डर अगर आपके पास है और अगर 2 MNAs उसके अंदर जाते हैं और वहाँ पे ऊपर अगर आप जो है वो हल्ला बोलते हैं, दावा बोलते हैं, वहाँ पे जो हमने फुटेजेस देखी सबके सामने थी वाली चीज़ें, नहीं होना चाहिए था उस चीज़ के ऊपर। एट दैट टाइम तो MNA शहबाज गिल साहब गए और उन्होंने वहाँ पे जाके उनको जो है वो शख्सी जमानत के ऊपर रिहा करा ली, लेकिन ये एक डेवलप अपने देखते मेरे ख्याल से इसके ऊपर मजीद क्या मालूमात आती हैं तो फिर मजीद इसके ऊपर कमेंट कर सकते हैं इस पर। बिल्कुल जी, ये एक बड़ी डेवलपमेंट है। आज का दिन जो है बहुत सी डेवलपमेंट्स का जो है मुतहम्मिल हो सकता है, बहुत सी चीज़ें चल रही हैं। 4 बजे नेशनल असेंबली के अंदर तहरीक अदम एतमाद है जो कि उसके एजेंडे पर है कि ऑब्वियसली उसको टेबल किया जाएगा। साथ ही साथ जो ऑपोजिशन है, अगर मैं बात करूं मरियम नवाज और हमजा शहबाज की जो कि एक लॉन्ग मार्च लेकर के लाहौर से GT रोड के जरिए चले हैं, वो भी आज इस्लामाबाद एंटर करेंगे। आज उनका NOC है जलसे का और आज रात जलसा होगा। एक्सपेक्ट यही किया जा रहा है कि वो जलसा लेट होगा बिकॉज डेफिनेटली जिस स्पीड से जितने ज्यादा लोगों के साथ वो एक लॉन्ग मार्च किया जा रहा है तो ऑब्वियसली टाइम बाउंड तो वो नहीं है, लेकिन जाहिर सी बात है कि एक काफी टाइम लगेगा उनको इस्लामाबाद पहुंचने में और ये जलसा करने में। मलिक साहब, कितना प्रेशर्ड इमरान खान ये हुकूमत फील कर रही है, और अगर ये प्रेशर फील कर रही है तो जलसे तो इमरान खान साहब पहले भी कर रहे थे, कल पूरे लोगों को पूरी पाकिस्तान से बुलाकर काफिलों में बुलाकर इस्लामाबाद में जलसा करने का मकसद क्या था? वो तो कहीं पे भी वो तो नॉर्मली एक जलसा मोड में थे, नॉर्मल इस्लामाबाद में जलसा करते विद द पीपल ऑफ इस्लामाबाद एंड रावलपिंडी। बुखलाहट में इंसान हमेशा गलतियां करता है। इमरान खान साहब को कतन कोई जरूरत नहीं थी इस्लामाबाद में जलसा करने की। आपने 50,000 बंदे इकट्ठे करके क्या कर लिया? तहरीक अदम एतमाद वापस हो गई है, आपके मेंबर्स पूरे हो गए हैं। क्या कौम ने पकड़ के आपको ताहयात प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान बना दिया, अंदर पार्लियामेंट में ले जाके कि साहब बैठ जाइए, अब आपको कोई हिलाने वाला नहीं है। आपके खिलाफ सिंपल सी बात है, तहरीक अदम एतमाद आई है, आप उसका सामना अच्छा मलिक साहब, जरा हमाद अजहर साहब मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, सॉरी जरा उनकी सुन लें, मेरे ख्याल से शायद कुछ इंपॉर्टेंट खबर दे दें। जी सुनवाइए जी, हमाद अजहर साहब क्या फरमा रहे हैं? अपने मेंबर्स की तरफ और मेंबर्स की फिड्यूशरी ड्यूटी है अपनी पार्टी की तरफ। तो जाहिर है कि ये जो हकूक और फ़राइज़ की एक चेन है जो कानून ने बनाई हुई है, ये टूट जाती है जब आप अपने ही कायद के खिलाफ अदम एतमाद में वोट डालने का इरादा करते हैं या साजिश करते हैं। तो ये साजिश सिर्फ इमरान खान के खिलाफ नहीं है, जिस तरह के प्राइम मिनिस्टर साहब ने कल फरमाया, ये तो एक आलमी इस्टेब्लिशमेंट और जो हमारी अंदरूने मुल्क जो मीर जाफ़र हैं उनका एक ये आपस में गठजोड़ है। और इंशाअल्लाह ताला अवाम ने तो इसको एक तारीखी इज्तिमा को रद्द कर दिया। मीडिया पे सबने देखा, जितने लोग परेड ग्राउंड में थे उससे 4 गुना लोग परेड ग्राउंड से बाहर भी थे। मैं समझता हूँ पाकिस्तान की सियासी तारीख में अवाम किसी मकसद के लिए किसी लीडर की खातिर इस तरह नहीं निकली। और जिस तरह फवाद चौधरी साहब ने कहा कि चारों जो सूबाई दारुल हुकूमत थे, उसके अलावा गाँव कस्बों से यहाँ तक हमने देखा कि हैंडीकैप लोग जो हैं व्हील चेयर्स में चल के आए। ये अपनी कौम, ये जिंदा कौम की निशानी है। ये जो बैरून मुल्क मुसन्निफ लिखते हैं ना कि अमरीकी वो लोग हैं जो पैसों की खातिर कुछ भी कर देते हैं, पाकिस्तानी वो लोग हैं जो पैसों की खातिर कुछ भी कर देते हैं, कल पाकिस्तानी कौम ने जवाब दिया कि ये एक गैरतमंद कौम है और ये फैसला उन्होंने वाज़े तौर पे सुना दिया। और इंशाअल्लाह ताला आप आने वाले वक्तों में देखेंगे कि ये पाकिस्तान के अंदर जो तब्दीली आ रही है सियासत में और सियासी कल्चर में, और जिस तरह कौम को बेदार किया है वज़ीर आज़म इमरान खान ने, ये अभी आगे मज़ीद बड़ी तब्दीलियाँ आएंगी। बहुत शुक्रिया जी। कौम को बेदार किया है, कल एक बार फिर वजीर आजम इमरान खान साहब ने ये कहना था। हमाद अजहर साहब का एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो इस बयान का भी पोस्टमार्टम करेंगे अपने पैनलिस्ट के साथ जो यहाँ पे बने हुए हैं। विल बी बैक शॉर्टली आफ्टर अ ब्रेक। लेकिन द मोस्ट अवेटेड मैन, जिनको जाहिर सी बात आप लोग भी सुनना चाहेंगे और हम भी सुनना चाहते हैं, तलत हुसैन साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सीनियर एंकर पर्सन हैं, न्यू टेलीविजन के ऊपर बहुत ही अच्छा शो बोलो के नाम से करते हैं। थैंक यू वेरी मच तलत साहब फॉर ज्वाइनिंग इन। सर आपको आवाज़ आ रही है? सवाल रखूँ?
जी आवाज आ रही। ओके तलत साहब, अभी क्या है कि खबर आज के दिन की सबसे बड़ी खबर तो जाहिर सी बात है यही थी कि वो पंजाब के अंदर भी जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है उसकी बात हो रही है, जमा भी उन्होंने करा दिया। लेट्स सी कि वो कब टेबल होती है और क्या होता है उधर मामला। लेकिन जैसे ही खबर आती है साथ ही हमें यह बताया जाता है कि जी हुकूमती वफ्द ने भी परवेज इलाही साहब को सीएमशिप ऑफर कर दी। फिर अभी हम ये खबर डाइजेस्ट कर रहे होते हैं कि साथ ही यही इस्लामाबाद से राना सनाउल्लाह साहब हमें कह रहे हैं कि अभी 50-50 चांस है, हमारे मुज़ाकरात, हमारी बातचीत अभी जारी है काफ लीग से। सो द सिंपल क्वेश्चन इज, जलसे हो गए, सिंपल क्वेश्चन इज लॉन्ग मार्च भी हो रहा है, पावर शो सड़कों पर भी हो रहा है, पार्लियामान के अंदर भी पूरा जोर लगाया जा रहा है, हमायतियों के तरले मिनते भी किए जा रहे हैं, लेकिन सर क्लाइमेक्स की तरफ बातचीत नहीं पहुंच रही है। ये मामला खत्म कब होता हुआ नजर आ रहा है? मेरे ख्याल में इसको देखने के लिए आपको ये जानना होगा कि जो स्पीकर है कौमी असेंबली के, उनका क्या प्लान है कि वो वोटिंग डेट कौन सी रखते हैं। जब वोटिंग डेट का तयन हो जाएगा तो आपको ये जो अबहाम है, ये जो 50% इधर 50% उधर, वो आपको खत्म होता हुआ नजर आएगा। मेरा हमेशा से मानना रहा है पिछले चंद हफ्तों में कि जो इत्तेहादी हैं वो चौधरी शुजात हुसैन की जुबान में डंग टपा रहे हैं। फिलहाल वो नहीं चाहते कि हुकूमत की तमाम बंदूकें जो है उनकी तरफ रुख करें, तोपों का रुख उनकी तरफ हो जाए, उनको उधेड़ दें। वो हुकूमत के साथ ऐसे वक्त में मुखासमत नहीं चाहते जब हुकूमत के पास मीडिया के इंस्ट्रूमेंट्स भी मौजूद हैं, जब उनके पास इंतजामी इंस्ट्रूमेंट्स भी मौजूद हैं। तो वो हुकूमत से कता ताल्लुक उस वक्त करेंगे जब ऐन मौका आएगा, और वो मौका पार्लियामान के अंदर है, वो पार्लियामान के बाहर नहीं। तो ये राना सनाउल्लाह साहब की भी जो बात है और हुकूमत के वफद के साथ जो मुलाकात भी है चौधरी बरादरान की, उस मुलाकात के बाद जो कल रात को हुई नून लीग के वफद के साथ, उसको आप देखें कि सब इंतजार कर रहे हैं उस तारीख का जिस तारीख को एक्चुअल वोटिंग होनी है। तो मेरा मानना ये है कि इत्तेहादियों के जहन बने हुए हैं, और ये प्लान जो है देखें ये क्यू लीग तक महदूद नहीं है। हमको पता है कि क्यू लीग जो है वो एक इंडिपेंडेंट एक्टर के तौर पर, यानी आजाद एक्टर के तौर पर काम नहीं कर रही, वो इनफरादी तौर पर काम नहीं कर रही। उसका ताल्लुक जुड़ा हुआ है एमकेएम के साथ, उसका ताल्लुक जुड़ा हुआ है बाप के साथ, उसका ताल्लुक बाज़ हद तक जुड़ा हुआ है जो आपकी जीडीए के दो बंदे हैं उनके साथ, उसका ताल्लुक आजाद मेंबरान के साथ जुड़ा हुआ है। ये भी रिकॉल करें कि परवेज इलाही साहब ये फरमा चुके हैं कि सिर्फ उनके पास ही अपने पार्टी के बंदे भी नहीं है, उनके साथ दूसरे लोग भी मौजूद हैं। यानी मुबैना तौर पर जिन लोगों ने पार्टी पीटीआई को छोड़ना है और हुकूमत के खिलाफ जाना है, जब मामलात मुकम्मल तौर पर तय हो जाएंगे, तो क्यू लीग को अगर आप सीएमशिप ऑफर कर देते हैं तो क्या क्यू लीग एमकेएम के साथ जो राब्ता बनाए हुए है और तमाम इत्तेहादियों की नुमाइंदा जमात के तौर पर काम कर रही है, क्या वो मामला छोड़ देगी? मेरे ख्याल में इसके ऊपर बहुत सारी चीजें तय हो चुकी हैं। ये भी ध्यान में रखें कि ये सीट एडजस्टमेंट का भी मामला है, ये सिर्फ सीएमशिप का मामला नहीं है। राइट। आने वाले इंतखाबात में जिसमें लोकल बॉडीज भी हैं, जिसमें मुमकिन तौर पर पंजाब के अंदर इंतखाबात भी अगर होते हैं, अगर असम्बलियों की किस्मत का फैसला हो जाता है, मरकज में भी है, पीपल्स पार्टी इसमें बहुत बड़ा एक एक्टर है। सीट एडजस्टमेंट्स हुई हुई है, ये तय हुआ है कि किस जगह पर किसका मेयर आना है, किसके लिए सीट खाली करनी है। तो ये ताने बाने जो है ये पिछले 3 माह से बनाए जा रहे हैं। मेरा नहीं ख्याल कि हुकूमत की तरफ से सिर्फ सीएमशिप की ऑफर पर क्यू लीग जो है वो तमाम जो होमवर्क उन्होंने किया वो उसको छोड़ पाएगी। लेकिन जिस तरह आपको पता है पाकिस्तान में कोई चीज हतमी नहीं है, आखिर वक्त में कुछ भी हो सकता है। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, बिल्कुल वैसे जैसे किसने एक्सपेक्ट किया था कि कल के तलत साहब से एक सवाल मुझे भी करना है, अगर आप जी बिल्कुल, आप बिल्कुल कीजिएगा। मैं जरा एक अगर क्वेश्चन कर लूं तो फिर उसके बाद मैं आप ही की तरफ आ रही हूँ। तलत साहब फिर आप ही की बात सुनेंगे। आई होप सो कि वो आपकी जवाब, आपके सवाल का जवाब भी दें। तलत साहब बिल्कुल वैसे ही जैसे एटलीस्ट मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेरे मुल्क का वजीर आजम एक थ्रेट लेटर, विच इज़ अ वेरी वेरी सीरियस थिंग एनीवेयर इन दिस वर्ल्ड, वो एक जलसे में लहराएगा। वो थ्रेट लेटर जो कि जाहिर बात अगर मेरे वजीर आजम को आया तो मतलब कि मेरे मुल्क को आया है, लेकिन उस थ्रेट लेटर के बारे में आज मुझे अब इससे थोड़ी देर पहले जो ट्रांसमिशन में आने से पहले पता चला कि मेरे मुल्क के वजीर दाखिला को नहीं पता वो कौन सा थ्रेट है और कैसा थ्रेट लेटर है। अगर आपको पता है प्लीज इसके ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालें, जिसका ना मेरे वजीर दाखिला को पता है, ना हमारी फोर्सेस को पता है, ना हमारे इदारों को पता है, और उसके बारे में प्राइम मिनिस्टर एक जलसे में बताना बेहतर समझ रहे हैं, वो भी इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन। देखिए, कोई दुनिया में ऐसी साजिश नहीं है जो आपको खत में लिखकर जिससे आपको आगाह किया जाए।
जो साजिश करने वाला है वो आपको चिट्ठी लिख रहा है कि मैं आपके खिलाफ साजिश कर रहा हूं, ताकि उस चिट्ठी को आप पब्लिक जलसे में लहरा कर लोगों को बताएं और उसके बाद ये बताएं कि मैं आपको गैर रस्मी तौर पर तो बता दूंगा, लेकिन रस्मी तौर पर फिलहाल आप सिर्फ जो इस खत की खुशबू है कागजी, उस पर इस्तेफादा कीजिए और इससे ज्यादा मुझसे न पूछिए। एक दूसरी बात यह कि ऐन मुमकिन है कोई कम्युनिकेशन हुआ हो किसी बैनुल अक़वामी कैपिटल की तरफ से, वॉशिंगटन की तरफ से, ब्रसल्स की तरफ से, किसी एक और मुल्क की तरफ से, लंदन की तरफ से, जिसमें कहा गया हो कि अगर आप रशिया की तरफ आपकी पॉलिसी ये रही तो हम हमारे पास फिर और कोई ऑप्शन नहीं है कि हम भी अपनी पॉलिसी को आपसे मुतल्लिक रिव्यू करें। मैं सिर्फ आपको इम्कानात बता रहा हूं, मुझे नहीं पता किस किस्म का खत कोई कम्युनिकेशन हुआ या नहीं हुआ। अगर आप इस किस्म के ऑफिशियल कम्युनिकेशन को मुमकिना तौर पर इस्तेमाल करें एक खतरे की घंटी की तौर पर और उसको अपनी सियासी नाकामी जो अदम एतमाद की सूरत में आपके सामने आई है उससे जोड़ें, तो फिर इस का तो कोई इलाज नहीं है। दोबारा गुजारिश करूंगा कि जो साजिश करने वाले होते हैं वो चिट्ठी लिख के साजिश नहीं करते हैं। अच्छा, फिर आप ये भी देखें कि मोहतरम वज़ीर आज़म ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो की मिसाल दी और उस मिसाल को अगर आप सामने रखें और उसकी मुमासलत आप तलाश करें उनके अपने बयान के मुताबिक उनकी मौजूदा हालात से, तो उससे मुराद ये है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो के खिलाफ साजिश मुबैना तौर पर हुई, वाशिंगटन ने की। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को इक़्तिदार से उतारने वाला शख्स जो था वो PNA की मूवमेंट नहीं थी। अब तारीख ने इतना हमें बता दिया है कि PNA की मूवमेंट के पीछे कौन था, वो ज़िया उल हक साहब थे, उनके कमांडर थे। तो वाशिंगटन ने ज़िया उल हक साहब के साथ मिलकर मुबैना तौर पर PNA को इस्तेमाल करते हुए जुल्फ़िकार अली भुट्टो को हटाया और उसके बाद अदालत पर जबर करके जुल्फ़िकार अली भुट्टो के खिलाफ सज़ाए मौत का फैसला सुनवाया और फिर उनको फांसी पर लटका दिया। ये पूरी साजिश हुई। तो जब वो कहते हैं कि मेरे खिलाफ ऐसे ही हालात बन रहे हैं, तो फिर आपको पता है कि वो कितने इदारों के बीच में मुलव्वस कर रहे हैं। तो ये ऑल फॉल है जो इस वक्त हुकूमत के इंफॉर्मेशन के नुमाइंदगान हैं, रस्मी नुमाइंदगान यानी जो मिनिस्टर्स हैं और गैर रस्मी नुमाइंदगान जो सहाफत का लबादा ओढ़ कर काम करते हैं, वो तुले हुए ये साबित करने के लिए कि इमरान खान साहब की अपनी नाकामियां उनके सामने नहीं खड़ी, बल्कि बैनुल अक़वामी तौर पर उनको साजिश के जरिए हटाया जा रहा है। अच्छा, वो तमाम लोग जो साजिश में मुलव्वस हैं, वो तमाम कैपिटल्स जिनकी तरफ से इशारा करते हैं, मगरबी कैपिटल्स, उनका तो हमने कोई बैनुल अक़वामी इदारा ऐसा छोड़ा नहीं जिससे हमने कर्जा ना लिया हो। यानी अगर उन लोगों ने साजिश करनी है पाकिस्तान के खिलाफ, तो क्या हुकूमत को हटा के करनी है या मुआशी मदद रोक के करनी है? IMF के जरिए क्या वो नहीं कर सकते? FATF के जरिए क्या वो नहीं कर सकते? वर्ल्ड बैंक के जरिए क्या वो नहीं कर सकते? तो मेरे ख्याल में अब हमें ऐसी बातों को संजीदगी से नहीं लेना चाहिए। लेकिन जिस तरह आपने कहा, क्योंकि मुल्क का वज़ीर आज़म पब्लिक में खड़े होकर बात करता है, कैमरों के सामने खड़े होकर बात करता है, तो कुछ ना कुछ तो तज्ज़िया मजबूरन करना पड़ता है। बिल्कुल जी। फवाद साहब, आप करना चाह रहे थे, सवाल कीजिए प्लीज। तलत साहब आपको सुन रहे हैं। अच्छा तलत साहब, जिस तरह से पीपल्स पार्टी के साथ MQM को चलना सूट करता है, यहाँ पर अगले इंतखाबात की बात करें, बल्दियात की बात करें, या कराची के लोगों के अगर कुछ ना कुछ काम कराने हो या MQM को ज़रूरत हो कि कराची के अंदर उनकी कोई SHO भी बात सुन ले, तो पीपल्स पार्टी उनको सूट करती है। इसी तरीके से काफ लीग जो है उसको क्या सूट करता है? उसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सूट करती है या पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून सूट करती है फ्यूचर की सारी इंतखाबी पॉलिटिक्स के अंदर और फिर पंजाब के अंदर उसकी मौजूदगी में? उनको क्या सूट करता है? देखिए, बड़ा जबरदस्त आपने सवाल किया, क्योंकि इसका ताल्लुक पंजाब के अंदर सियासी तानाबानों से है जो इस वक्त बने हुए हैं। लेकिन MQM और पीपल्स पार्टी के बारे में आप कह सकते हैं कि उनकी एक मरबूत किस्म का एक तंजीमी ढांचा मौजूद है। वो जमात की तरह काम करते हैं। MQM के हिस्से बखरे हुए, लेकिन उनकी कोर मौजूद है और हमें पता है कि उस पार्टी के अंदर कौन कौन है और उसके क्या मफादात हैं। पीपल्स पार्टी के बारे में भी आप ये कह सकते हैं। क्यू लीग भी एक कोहेसिव एंटिटी के तौर पर मौजूद है, नून लीग भी एक कोहेसिव एंटिटी के तौर पर मौजूद है। बदकिस्मती से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब के अंदर 3-4 टुकड़ों में बटी हुई है। 2 टुकड़े तो आपके सामने आ गए हैं। जहांगीर खान तरीन ग्रुप मौजूद है और अलीम खान ग्रुप मौजूद है। उसके साथ साउथ का पूरा ब्लॉक जो है, जिसको इनमें शामिल करवाया गया, वो किसी वक्त भी पट्टा खा सकता है। भले शाह महमूद कुरैशी साहब खड़े होकर अपनी फसाहत और बलागत से लोगों को इतना मुतासर करने की कोशिश करें, बुनियादी बात यह है कि साउथ पंजाब के अंदर ऐसे लोग मौजूद हैं जो इस पार्टी को पलटा सकते हैं और उन्हें पलटाया भी हुआ है। अभी ये जो
जितने डिसिडेंट्स हैं, मुनहरिफ अरकान जिनको हम कहते हैं, उनमें से प्राइमरीली सबका ताल्लुक जो है, अगर नहीं तो 90% का ताल्लुक जो है वो साउथ पंजाब से है। फिर मगरब के अंदर अगर आप चले जाएं, वेस्ट पंजाब के अंदर, तो वहां पर ये छीना ग्रुप और बीबी भरवाना, ये तमाम लोग वहां पर मौजूद। पीटीआई के साथ अगर क्यू लीग ने एंगेज भी करना है तो उसको बड़ी मुश्किल होगी ये जानने के लिए कि पीटीआई की इस वक्त शक्ल है वो पंजाब के अंदर क्या है। तो पीटीआई बहुत ही आपको एक लर्जे में नजर आती है, सियासी लर्जे में नजर आती है। तो एक बात ये ध्यान में रखिए। दूसरा ये कि क्यू लीग के जो बड़े हैं चौधरी शुजात, उनके बड़े गहरे ताल्लुकात रहे हैं नवाज शरीफ के साथ। ये मैं आपको बता दूं कि नवाज शरीफ जब प्राइम मिनिस्टर थे तो उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी फवाद हसन फवाद को स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन थी कि अगर चौधरी शुजात हुसैन की तरफ से कोई राब्ता हुआ तो आपने किसी और ब्यूरोक्रेट को बीच में इन्वॉल्व नहीं करना, आपने जाती तौर पर जाकर उनसे बात करनी है, उनसे राब्ता रखना है, क्योंकि हमारे उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। चौधरी शुजात हुसैन को सेनेट के अंदर लाने वाली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मौजूद है, जिन्होंने अपने इजाफी वोट उनके हक में डलवाए। तो इनके खानदान के बड़े पुराने ताल्लुकात है, लड़ाई भी है लेकिन खानदान के बड़े पुराने ताल्लुकात हैं। अब आखिरी बात, जिस जमात ने पंजाब अददी एतबार से जीतना है वही जमात छोटी जमातों को सूट करती है। तो अगर तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब की सबसे बड़ी अददी जमात के तौर पर अगले इंतखाबात में सामने आ सकती है, जिसका इम्कान बहुत कम है, तो फिर क्यू लीग उनके साथ काम करेगी। अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अददी एतबार से आगे आती है पंजाब में, तो क्यू लीग मंतकी तौर पर उनके साथ काम करेगी। और बिल्कुल आखिर में क्यू लीग को काम करने के लिए अगर उनको हुकूमत मिलती है पंजाब में, सपोर्ट और पार्टनर्स चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सपोर्ट और पार्टनरशिप जो है क्यू लीग को अवेलेबल नहीं होगी, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा होगा कि बुज़दार साहब को हटवाकर क्यू लीग जो है उसने सीएमशिप ले ली। ये गुस्सा उनको नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से नहीं मिलेगा अगर वो अब पावर में आते हैं। तो मेरे ख्याल में बड़ी बड़ी वाज़ेह तस्वीर बनती है कि क्यू लीग के लिए नून और पीपल्स पार्टी जो है वो ज्यादा अच्छा और एहसन फार्मूला साबित होती है अभी भी और बाद में जब इंतखाबात हुए। जी फरीद साहब। जी तलत, एक सवाल मैंने अभी आपसे पूछना है, ये जरा इससे पहले जो हम बात कर रहे थे, ये जिस लेटर की जो लहराने वाली बात है, ये जो लेटर उन्होंने बताया कि एक थ्रेट है, तो क्या इस चीज को प्राइम मिनिस्टर किसी फोरम पे जैसे नेशनल सिक्योरिटी कमेटी है वहां ले जाना ज्यादा बेहतर नहीं था, या जलसे जुलूसों में वो लहरा दे? और जो उन्होंने इशारा किया कि पैसा बाहर से और किरदार अंदर के, तो ये इशारा किस तरफ है उनका? देखिए, जो किरदार की उन्होंने बात की, वजीर आजम जो है आपको पता है कि उनकी तरफ से अपोजिशन के लोगों का नाम लेना जो है तंज के साथ और तहकीर के साथ, वो बहुत आसान काम। अगर इस साजिश में ये तमाम लोग जिनका वो नाम लेते हैं, किसी को गोंगलू कहते हैं, किसी को बीमारी कहते हैं, किसी को ठिब्बा, किसी को डिंगा, वो किस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, अगर इन लोगों का बीच में कोई किरदार होता तो वो झट से इनका नाम लेते। उन्होंने इनके नाम नहीं लिए, उन्होंने एक अभाम छोड़ दिया, एक वहम छोड़ दिया कि इनके अलावा भी ऐसे लोग मौजूद हैं। अब इनके अलावा कौन से ऐसे लोग मौसर हो सकते हैं, यही बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वो ऐसे कौन। जी बिल्कुल, वो इशारा जो है बड़ा वाज़ेह है। वो इशारा उन लोगों की तरफ कर रहे हैं जिनके बारे में उनका ख्याल है कि वो इतने ताकतवर हैं कि वो उनको उतार सकते हैं, और जिनके ढांडे जो है वो बैनुल-अक़वामी क़ुव्वतों के साथ मिले हुए, उनकी दानिश में। आप याद करें, वज़ीर आज़म का मुसलसल ये बयानिया है कि हम आज़ाद फॉरेन पॉलिसी नहीं बना पाए, हम गुलाम फॉरेन पॉलिसी बनाते हैं, हम अमेरिका की जंगें लड़ते हैं, हम अपने बंदे मरवाते हैं। कल भी उन्होंने 80,000 बंदे कर दिए, कभी 60,000 कर देते हैं, कभी 80,000 कर देते हैं, 20,000 बंदा वो ऊपर नीचे आराम से कर देते हैं जो शहीद हुए। बहरहाल इस बात से कहता नजर, तो वो उन क़ुव्वतों की बात करते हैं। दूसरी बात जो आपने कहा कि किस फोरम के ऊपर, बिल्कुल नेशनल सिक्योरिटी कमेटी इज द हाईएस्ट फोरम जहां पर ये बात सामने लाई जा सकती है। फिर इसके अलावा उनकी बाहमी मुलाकातें जो हैं वो आर्मी चीफ के साथ बहुत होती रही हैं। उनकी तस्वीर भी पहले छपती होती थी, लेकिन आजकल नहीं छपती, लेकिन मुलाकातें जारी हैं। DGISI जो है उनके ताबे हैं, वो उनको बुलाकर बता सकते हैं। वो वो टीवी के ऊपर बैठकर तकारीर करके वो कौम को बता सकते हैं। और ये भी जो उन्होंने बात की, आपने देखा कि वो
लिखा हुआ पढ़ रहे थे, बड़ी मुश्किल से पढ़ रहे थे लेकिन लिखा हुआ पढ़ रहे थे। भाई अगर आपने लिखकर पढ़ना है तो इतनी संजीदा बात है तो आप 1.25 घंटे की जो आपने मुख्तलिफ बातें की उसको छुपा के क्यों कर रहे हैं? अगर आपने 40-50 हजार बंदे के सामने ये बात करनी है तो बेहतर नहीं है कि आप कौम से खिताब करें, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के बंदे आप साथ बैठाएं, दाएं हाथ पर आर्मी चीफ बैठे हो, बाएं हाथ पर आपका वजीर दिफा बैठा हो, एयर चीफ बैठा हो, नेवल चीफ बैठा हो, इंटेलिजेंस के बंदे बैठे हो और कौम के सामने आप रखें कि जी देखिए ये हमारे खिलाफ साजिश हो रही है। और वो कौन सी ऐसी साजिश है जो इतनी मोतबर है जिसका आप नाम नहीं ले पा रहे? यानी वो कौन से लोग हैं जो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना चाह रहे हैं और आप इज्तनाब बरत रहे हैं उनका नाम लेने से? मेरे ख्याल में इमरान खान साहब ने बहुत अरसे लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जो करवाया है। वो कह सॉरी तलत साहब, वो ये कह रहे हैं, सॉरी खान साहब तो कह रहे हैं ना मुल्क का नुकसान हो जाएगा। वजीर आजम को इतनी फिक्र है, पब्लिकली अगर उन्होंने बता दिया तो वो कह रहे हैं जिसको जो भी एतराज है अगर कोई कीन है तो मैं ऑफ द रिकॉर्ड मेरे पास आए, मैं उनको दिखा दूंगा। वो मुल्क का नुकसान नहीं करना चाहते इसलिए वो नहीं बता रहे। नहीं, ऑफ द रिकॉर्ड जिसको बताएंगे, एक तो ये मेरे ख्याल में हमें अपने मीडिया के जो हैंडल करने वाले लोग हैं हुकूमत में उनको बताना चाहिए कि ऑफ द रिकॉर्ड जो आप चीज बताते हैं वो आप रिपोर्ट कर सकते हैं, सिर्फ सोर्स नहीं बताते। आपको अगर बात करनी है तो आपको डीप बैकग्राउंड पर बात करनी होगी जो उन्होंने जिक्र नहीं किया। चले खैर ये तो टेक्निकल इस तरह है। गुजारिश ये है कि उनकी कौन सी ऐसी बात है जो वो डीप बैकग्राउंड पर करते हैं या ऑफ द रिकॉर्ड करते हैं जो पब्लिक नहीं होती। वो मीटिंग करवाते हैं अपने पसंद के लोगों के साथ और वो आके उनकी बिहाफ के ऊपर आके मैसेजिंग करते हैं। तो ये बुनियादी तौर पर उन्होंने बहुत अरसे से शेर आया की एक रट लगाई हुई है और अब वो ये कह रहे हैं कि 3 महीने से कॉन्स्पिरेसी चल रही है। लेकिन बताया मैंने ऐन उस वक्त जब मेरी हुकूमत पर सियासी लर्जा तारी है। तो मेरे ख्याल में किसी न किसी जगह पर जाकर हुक्मरानों को से हम दरख्वास्त भी कर सकते हैं कि लोगों को इतना बेवकूफ मत समझें जितना कल समझा गया कि वो मैं ये खत लहराऊंगा और लोग उसके ऊपर यकीन कर लेंगे। लेकिन तलत साहब अनफॉर्चुनेटली बहुत से लोगों ने यकीन किया है जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर हैं। लेकिन सर मुझे ये समझ नहीं आई है कि ऑलरेडी खान साहब तो एक जलसा मोड में थे ही, जलसे कर रहे थे, लेकिन पूरे पाकिस्तान से मतलब विद प्रोटोकॉल यानी गिलगित बल्तिस्तान के, मैंने वीडियो शेयर भी की ट्विटर के ऊपर कि मतलब उनका सीएम आया है पूरे अपने अहलो अयाल इन द सेंस कि विद ऑल द प्रोटोकॉल्स, द ऑफिशियल प्रोटोकॉल्स जो है इस्तेमाल किए गए खैबर पख्तूनख्वा से। आपने जलसा करता सिंपल इस्लामाबाद रावलपिंडी की आवाम के साथ एक नॉर्मल सा जलसा कर लेते। व्हाट वाज द रीजन कि पूरे पाकिस्तान के अंदर इतना शोर मचा करके जी मदर ऑफ जलसा आपने करना है? हम तो पहले ही कहते हैं इमरान खान साहब हैं जलसों की सरकार, जलसे अच्छे कर लेते हैं, लेकिन कल का जिस तरीके से जलसा हुआ नो डाउट के लोग थे बट बहुत मिसमैनेज किस्म का जलसा था। जी जलसा कल का जो था ना जी, वो एक तो उसके 2-3 पर्पसेस थे जो आपको जलसे के अरेंज करने वाले नहीं बताएंगे। एक तो इमरान खान जो है उनको शौक है कि जो भी उन चीज उनके साथ मुंसलिक हो वो चीज बड़ी हो, यानी वो बात जो है वो दीनी कुतुब की जब करते हैं तो उनके हवाले बहुत कम देते हैं। वो कुरान हकीम से बराह रास्त कोट करते हैं, हर वक्त सही कोट नहीं करते लेकिन कोट करते हैं। वो खुदावंद ताला के बराह रास्त अहकामात की बात करते हैं, वो हदीस को कोट नहीं करते, वो सुन्ना को कोट नहीं करते, वो बड़ी बात करते हैं। वो आपको बताते हैं कि किस तरह उन्होंने जो वर्ल्ड कप जीता उस जैसा वर्ल्ड कप किसी ने जीता ही नहीं। जितना कुछ उनको पता है किसी को पता ही नहीं। तो एक तो वो स्केल जो है उनके अपने बारे में जो उनका है वो बहुत बड़ा है। तो उनके ख्याल में एक बहुत बड़ा जलसा होना चाहिए था। अच्छा जलसा था लेकिन बड़ा जलसा, बहुत बड़ा जलसा नहीं था, तारीखी जलसा ये नहीं था। Absolutely. दूसरी बात क्यों कर रहे हैं, बुनियादी तौर पर वो इस जलसे के जरिए एक इलेक्शन और कैंपेन मोड में जाना चाहते हैं। देखें इस लिहाज से वो दानिशमंद हैं कि नवाज शरीफ की तरह उन्होंने निकाले जाने के बाद फैसला नहीं करना कि उन्होंने जीटी रोड से जाना है या मोटरवे से जाना है। उन्होंने पहले से फैसला किया हुआ है कि उन्होंने इस जलसे के तसलसल में किस किस्म के जलसे करने हैं। तो उन्होंने ऑलरेडी अपना प्रोटेस्ट या इलेक्शन कैंपेन मोड जो है डिपेंडिंग ऑन कि किस तरफ हालात जाते हैं उसको तय कर लिया है। उन्होंने यही रास्ता इख्तियार करना है। और जाहिर है जब वो अगर वो हुकूमत में नहीं रहते, ये तो खैर आने वाला दिन बताएंगे, लेकिन अगर वो हुकूमत में नहीं रहते तो उनके पास ये तमाम वसाइल तो मुहैया नहीं होंगे, ना पटवारी होंगे, ना डीसी होंगे, ना एडमिन होगी। तो उन्होंने एक मोमेंटम जनरेट किया। तो ये जो जलसा कल किया इसका ताल्लुक सिर्फ इससे नहीं था कि उनको शौक है कि हर चीज उनसे मुतल्लिक जो है वो बड़ी हो
उनको ये भी मतलब पता आने है वाले कि दिनों का टीजर दिया उन्होंने कि दैट इज व्हाट ही वांट्स टीजर दिया और प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है। ऑल राइट, थैंक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया तलत साहब ज्वाइन करने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए। सो फरीद, दिस इज द एंटायर सिचुएशन। अभी मतलब जिस तरह से तलत साहब ने कहा, आपको लगता है कि इमरान खान साहब ने वो गेन कर लिया जो वो गेन करना चाहते थे इस जलसे से? देखिए, वो मैसेज जरूर जो तलत साहब ने कहा कि उन्होंने अपना मोड ऑन कर लिया। मैं एक बात के ऊपर बार बार मुझे स्ट्राइक कर रही है, एक बात जो उनकी कल की स्पीच के अंदर थी। उन्होंने कहा कि वो जब लहराया ना उन्होंने, तो उसके उन्होंने कहा कि मैं बहुत जल्द और बरवक्त ये डिटेल्स फर्दर बताऊंगा। उन्होंने असल में एज ए स्पोर्ट्समैन तो है ना, तो उन्होंने अपनी पिच जो है उसकी तैयारी की है, जो ग्राउंड है उसको तैयार किया है, मोड तैयार किया है, और वो बताएंगे आगे आने वाले दिनों के अंदर जो डिसाइसिव मोमेंट्स हैं उसके बाद, अगर वो नहीं रहती उनकी गवर्नमेंट ये चीज़, तो वो बताएंगे देखें मैंने तो ये बता दिया था, मैंने बता दिया था साजिश हो रही है, ये सारी चीज़ें। फिर जो लोग हैं उन्होंने बता दिया, देखें मैंने तो आपको बताया था, आप लोग निकलें और यहीं से हमारी इलेक्शन जो कैंपेन है उसी तरीके से स्टार्ट हो जाएगी। बुनियादी तौर के ऊपर ये सारा का सारा और फिर खास तौर के ऊपर जिस तरह से तलत साहब ने ये बात की है, एक पैगाम भी देना है कि मेरे साथ स्ट्रीट पार है। आप जो बात करी ना बार बार के, और लोगों को बिल्कुल इस तरीके से बार बार बुलाया जा रहा था और इस तरीके से लोगों के आने का इंतजार किया जा रहा था कि मैं एक एग्जांपल दूंगा, शायद वो मतलब एक रात पहले तो खान साहब ने कह दिया कि लेट नहीं होना, जल्दी जल्दी निकल जाओ। हाँ। लेकिन वहां पे होता है, आप जो किसी शहर में जाते हैं तो वहां की लोकल जो वो होती है ना, लोकल पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, अब आप उस पर कोई बैठ जाता है तो उसके अंदर वो जो इंतजार करता रहता है, जब तक सवारियां पूरी भरेंगी नहीं तब तक वो चलेगा नहीं, और वो बार बार कहते हैं आ जाए आ जाए आ जाए आ जाए आ जाए। तो कल वो ऐसा फील हो रहा था कि बार बार वो कह रहे हैं आ जाओ जल्दी आ जाओ जल्दी आ जाओ आ जाओ, अभी ये वक्त हो गया। तो वो ये था, ये एक पैगाम है बेसिकली, ये एक मैसेज भी है देने वाला कि देखिए स्ट्रीट पार हमारे साथ अब भी मौजूद है। अवाम एक बहुत बड़ी हमारी ताकत है, अवाम की जो हमारे पीछे मौजूद है। एक तरफ JUI का भी यहाँ पे जलसा हुआ, आपने अभी देखी थी, एक बहुत बड़ा और बहुत बड़ी लोगों की तादाद थी। गो कि वो मीडिया के ऊपर उस तरीके से नहीं चला क्योंकि उस वक्त प्राइम मिनिस्टर साहब थे, लेकिन JUI की बहुत बड़ी तादाद थी। तो मैं समझता हूं कि एक तरीके का मैसेज बिल्कुल है उस तरीके से, और उन्होंने अपना मोड ऑन कर दिया और अपनी पिच उन्होंने तैयार कर दिया। ठीक है, ओके। समी साहब हैं मेरे साथ, समीउल्लाह खान साहब हैं, सिटिंग MP हैं PMLN के। समी साहब बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। खैर आपको पहले सेगमेंट में मिला था, लेकिन एनीवेज ब्रेकिंग्स बहुत ज्यादा थी, तो नाउ वी आर कीपिंग यू इन दिस सेगमेंट। सर मुझे ये बताइए कि जब आपने आज अपने CM के खिलाफ ये पंजाब में जब तहरीक जमा कराई, उसके बाद हमने देखा कि एक सीरीज शुरू हो गई। सीरीज क्या शुरू हुई कि हुकूमत जो है वो चली गई और उन्होंने भी CM-शिप ऑफर कर दी। सो आपके इस एक कदम से अगर मैं ये कहूं कि काफ लीग का जो भाव है, जो उनका भार है, जो उनका वेटेज है, वो इतना बढ़ गया कि अब तो मतलब उन्होंने मजीद टाइम मांग लिया, क्योंकि राना सनाउल्लाह साहब कह रहे थे कि अभी 50-50 हमारे मुज़ाकरात चल रहे हैं। सो बेसिकली समीउल्लाह खान साहब आप लोग करना, वैसे फ्रैंकली मेरी जाती राय है कि काफ लीग का जो वेटेज है पॉलिटिक्स के अंदर और जो मौजूदा असम्बलीज हैं इनके अंदर जो उनका वेटेज है वो पहले ही कम नहीं था। ये अगर कोई उसको सोचता था कि वो उनको कोई उनका वेटेज कम करके एनालिसिस करेगा तो मेरे ख्याल में उस शख्स की गलती है। वो इस नंबर्स में बैठे हुए हैं कौमी असम्बली में भी और सूबाई असम्बली में भी कि उनके बगैर जो एक तब्दीली है वो अगर नामुमकिन नहीं तो मुश्किल जरूर हो सकती है। ये मेरा जाती है। समी साहब आप लोगों ने फैसला कब किया कि आपने तहरीक जमा करानी है? हमें तो खबरों ये बता रही हैं कि कोई रात में आप लोगों तक मैसेज पहुंचा और आप और राना मशहूद साहब फिर फटाफट गए हैं, साइन शाइन किया। मतलब रात में ऐसा क्या हो गया? तो बहुत आसान काम था, आपको तो बहुत पहले करना चाहिए था। नहीं, मेरा ख्याल है पंजाब के अंदर जो नो कॉन्फिडेंस है ये जब मरकज में हुई ये उसी वक्त तय था कि पंजाब में भी आएगी, ऐसी हरगिज बात नहीं है। हाँ, वो हमने सबमिट कब करनी है इस टाइमिंग के ऊपर साफ ज़ाहिर है। जो हमारी लीडरशिप इस्लामाबाद के अंदर जो काफ लीग और मुख्तलिफ ग्रुप्स के साथ वो निगोसिएशन में मौजूद हैं, जब ये मेरा ख्याल है कि जब वहां से कोई मुस्बत डेवलपमेंट हुई है तो फिर रात हमें कहा गया है कि सुबह आप जमा करवाएं। तो मुझे भी ये यकीन है कि मुस्बत डेवलपमेंट के बाद ही ये हमने जमा करवाई है, अदरवाइज कोई यानी उस तरह से शायद अभी और दिन बहुत शुक्रिया समी साहब, बहुत कम वक्त में मुझे वो जुमला देने के लिए जिसकी ठोस बुनियाद पर हम आगे बहस कर सकते हैं कि एक सॉलिड टाइम पर, एक मुस्बत वक्त पर, एक मुस्बत टाइम के ऊपर ये डिसाइड किया गया कि जी हमने ये रेजोल्यूशन जमा करानी है। फवाद साहब आखिरी क्वेश्चन है आपसे और मेरे ख्याल से आखिरी 1-2 मिनट होंगे, 2 मिनट हैं फाइनल। तो कहीं ऐसा तो नहीं है फवाद कि अभी जो पंजाब के अंदर जो ये तहरीक अदम एतमाद है ये आगे प्रोसेस हो जाए, उस्मान बुज़दार साहब चले जाएं और पता चले कि इमरान खान की जो तहरीक अदम एतमाद है वो लटक जाए?
नहीं बिनिश लटक तो नहीं सकती। जाहिर है कि वो 7 दिन 3 दिन, वो जो 3 दिन आज गुमान यही है कि 4 बजे असम्बली का इजलास शुरू होगा, तो जिसके बाद तहरीक टेबल हो जाएगी। अभी तक की जो खबरें हैं क्योंकि शेख रशीद साहब ने भी कहा कि आज शायद टेबल हो जाएगी और 30-31 तक ये मामला जाएगा। तो उसमें भी लाजमी नहीं है कि 7वें दिन जाकर ही जो है वो बहस हो। अगर ये 28 को होती है तो 3 दिन आप यहाँ से काउंट करें कि 3 दिन से पहले नहीं हो सकती। 29, 28, 29, 30 तक तो कुछ नहीं हो सकता। अब 31 से लेके आगे 2-3 दिन है कि जिसमें फैसला होना है, और इतनी जल्दी जो है वो उस्मान बुज़दार को हटाने के लिए परवेज़ इलाही साहब भी नहीं करेंगे। वो भी सूरत हाल देखेंगे कि कोई ऐसा गेम हो जाए कि जिसकी वजह से अगर इमरान खान साहब बच जाए और वो यहाँ पर जो है वो उस्मान बुज़दार को हटाने की कोशिश में वो काम आ जाए, स्पीकरशिप से भी जाएं, तो ये तमाम लोग जो है वो अपने कैलकुलेटेड स्टेप खेलेंगे। और अभी तक हम देख रहे हैं कि जितने भी इत्तेहादी हैं उन्होंने जितना भी गेम है वो बहुत ही कैलकुलेटेड खेला है, बड़ी ही कैलकुलेटेड गुफ्तगू की है कि जिसमें वापसी का चांस भी मौजूद रहे और जो है वो दूसरों के साथ मिलने का, यानी कि ओपोजिशन के साथ मिलने का भी मामला किसी न किसी तरीके से उसका भी रास्ता खुला रहे। तो बहुत कैलकुलेटेड चल रहे हैं। इत्तेहादी कहने को तो 5 सीटें, 7 सीटें, 3 सीटें इस तरीके से हैं, लेकिन वो 7, 5 और 3 सीटें जो हैं उसको बहुत ही तरीके से जो है वो ट्रम्प कार्ड की हैसियत से उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि उस्मान बुज़दार साहब पहले जाएंगे या पंजाब में कोई तब्दीली पहले आएगी। पंजाब में तब्दीली लिंक करती है फेडरल में आने वाली तब्दीली से, और रास्ता भी एक बंद किया गया आज तहरीक अदम एतमाद जमा करवा के, और एक प्रेशर भी बनाया गया है फेडरल गवर्नमेंट के ऊपर कि जी अब हम सिर्फ यहाँ पर रुकेंगे नहीं। देखें पंजाब के अंदर भी तहरीक अदम एतमाद आ गई है, आपकी वहाँ से भी छुट्टी होने वाली है। तो ये एक दूसरे के ऊपर प्रेशर डालने की टैक्टिक्स हैं कि जिसके अंदर पहले वफाक में और अब जो है वो पंजाब के अंदर है, लेकिन ये उसी वक्त हो पाएगा कि जब वफाक से रिजल्ट आ जाएगा, जिसकी तवक्का ये की जा रही है कि रमजान से पहले यानी कि अप्रैल फूल हो जाएगा या तो इस कौम के साथ, या जो है वो 31 तारीख और उसके आसपास जो है वो कोई ना कोई फैसला हो जाएगा। तो चीज़ें अब क्लियर होते जा रही हैं। और मजीद जिस तरह से तल्ला साहब ने कहा कि जैसे जैसे जो है वो ये असम्बली के अंदर प्रोसीडिंग बढ़ेंगी तो चीज़ें मजीद क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि अब टाइम थोड़ा रहते जा रहा है। जो हेजान की कैफियत थी अब उससे निकलते निकलते किसी अंजाम की कैफियत की तरफ हम लोग आएंगे। अभी तक तो सिर्फ यही था कि इसका बयान सुना, उसका बयान सुना, और सारा दिन टीवी पे हमने देखा कि वो चोर है, वो काफर है, वो लोटा है, वो जो है वो जिस दिन वोटिंग की डेट का पता चलेगा उस दिन ही सियासी डेवलपमेंट क्लाइमेक्स की तरफ पहुंचेगी। अभी के लिए इतना ही, लम्हा ब लम्हा अपडेट करने का सिलसिला न्यू टेलीविजन की तरफ से जारी रहेगा। आपसे फिर मुलाकात करेंगे खासतौर पर 7 बजे सीधी बात बीनर सलीम के साथ में। टिल देन लुक आफ्टर योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज।